Hi, hello, namaste, sat sri akal, કેમ છો? Once again, welcome back to our anchor channel in the form of DMPAT English Medium Group Tuition. So, in this lecture today, we are going to discuss about, as the title shows, Unit Test Solution for Science of August. Okay, can we start? Let's go. So the very first question is write the name of the synthetic fiber having following properties. It is strong, elastic and light. It is lustrous, easy to wash, so it becomes very popular for making cloth. You know the answer, nylon. And easily you can see it over here. Such threads are nylon. और आपको पता है नायलॉन थ्रेड भी आती है वो उत्तरायण में चाइना डोरी जिसको बोलते हैं जिस पर बैन लग गया है पर आपको पता है वो काफी मजबूत भी है और वो स्ट्रांग भी होती है. Okay, made from wooden pulp, woven sheet with cotton, woven with mat with the wool is rayon. ये इस तरह से रेयन मटेरियल आता है. आपको पता है कि हम कई कई जगह पे तो इस तरह से पूरा सिल्की सिल्की ऐसे एकदम लिस्सा लिस्सा मटेरियल होता है टेबल के ऊपर हो तो वो एक्चुअली होता है रेयन. क्या होता है रेयन यहाँ पे दिखाया गया है. The fabric made from this fiber does not crumble easily. यानी इस तरह से फैब्रिक कभी भी जल्दी से इस तरह से उसके ऊपर करचली नहीं लगती है. It's straight right, easy to wash, so it's useful for making wearable fabrics. इस polyester यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है polyester. Okay. यूजफुल इन मेकिंग स्वेटर चीपर देन वूल. आपको पता है वूल जो हमें पता है कि वूल एक्चुअली एनिमल प्रोडक्ट है. एनिमल प्रोडक्ट है तो वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है. अब इतने महंगे स्वेटर हम पहनते नहीं है तो हम क्या करेंगे डेली लाइफ में पहनने के लिए वूल से चीपर एक सिंथेटिक मटेरियल आता है जिसको बोलते हैं पॉलीएस्टर जिसके स्वेटर भी बनते हैं. थिन फाइबर्स कैन बी मेड ऑफ इट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर थ्रेड. यानी यहाँ पे एकदम छोटे छोटे फाइबर है इट्स अ टेरिलिन वन काइंड ऑफ पॉलीएस्टर. ओके तो ये आपको आंसर पता चल गया पांचों के नायलॉन रेयन पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर टेरिलीना. तब चलते हैं हम नेक्स्ट पे देखते रहिए. So 50 kg wheat has been brought to your house. What will you do take care of it? दो मार्क में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है. फर्स्ट आई विल अलाउ द स्पेस वेयर देयर इज नो मॉइस्चर. सबसे पहले मैं ऐसी जगह पे उसको रखूंगा जहां पे कोई किसी भी तरह से मॉइस्चर नहीं होता है क्योंकि मॉइस्चर किसी भी फूड प्रोडक्ट को डैमेज करता ही करता है. आई विल कीप इट अवे फ्रॉम द इंसेक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स. उसके उसको मैं इस तरह से रखूंगा जिससे उसके अंदर जीवात ना हो जाए इस तरह से छोटे छोटे किड्स और वो सब ना पड़ जाए. ओके टिक्स होते हैं वन काइंड ऑफ. आई विल मेक द चपाटी फ्रॉम व्हीट फ्लोर. मैं व्हीट फ्लोर से गेहूं के लोट से चपाटी बनाऊंगा तो वो उसको मैं किस तरह से रखूंगा तो देन वॉश इट एंड देन ड्राई इट विद प्रॉपर सनलाइट देन कीप इट इन एयर टाइट कंटेनर. फिर मैं इसको एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखूंगा. ओके सो उसको वॉश करके प्रॉपरली उसको सनलाइट में ड्राई करेंगे और उसको बाद फिर वो घंटे में जाएगा गेहूं बनने लोट बनने के लिए. आटा आटा बनने के लिए वो फिर आगे फ्लोर मेकिंग में जाएगा. ओके सो कुछ नहीं करना है इस तरह से गेहूं को प्रॉपरली सनलाइट में ड्राई करना है. उसमें दवा डालनी है ताकि इंसेक्ट और पेस्टिसाइड्स ना हो. उसको प्रॉपरली रखना है जिसमें मॉइस्चर ना हो. ऐसे कंटेनर में रखना है जहां पे मॉइस्चर ना लगे और साथ में हमें कैस्टर ऑयल के साथ उसको प्रॉपरली मिक्स कर देना है. कैस्टर ऑयल डिवेल. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेयर एंड व्हाई मेटालिक मटेरियल एंड नॉन मेटालिक मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन योर होम. तो कौन से और कहाँ पे होते हैं तो मेटालिक मटेरियल फॉर सपोर्ट जैसे आयरन होता है. जैसा कि हमें पता है कि हमारे घर के जो भी दरवाजे हैं जो भी दरवाजे की फ्रेम है वो सब आयरन की बनी होती है लोखंड की बनी होती है. इन किचन यूटेंसिल टू कुक फूड स्टील एल्यूमिनियम. हमें पता है कि मम्मी जो गरम गरम तवा मारने की बात करती है ना वो तवा भी इस तरह से स्टील या एल्यूमिनियम के बने होते हैं. वायर कॉपर के बने होते हैं. नॉन मेटालिक मटेरियल यानी स्विच बोर्ड पीवीसी के बने होते हैं जिससे हमें करंट ना लगे. यूटेंसिल यानी जो भी समझ लो जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके हैंडल बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. और काफी सारे एग्जांपल और भी है हमारे पास. गोल्ड है सिल्वर है एल्यूमिनियम है कॉपर है. तो गोल्ड हम गहने डेकोरेशन में यानी कि पहनने में इस्तेमाल करते हैं. ओके इतनी बात समझ में आ गई. डन.
विच एग्रीकल्चर टूल वुड यू चूज टू सो सीड्स? सीड ड्रिल इस तरह से होता है जो ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं, और यहाँ पे सो ये हो और कल्टीवेटर भी होते हैं। जो हो क्या होता है, इस तरह से पूरा फ्लैट मेटल बेस होता है जिसके पीछे वुडन पोल होता है, और मेनली सीड ड्रिल इस तरह से होता है जिसमें हम यहाँ से सीड डालेंगे और सीड इस तरह से धीरे से बाहर निकल जाएगा। ओके, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। डन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग, ये पूरा लेक्चर हमने समझा था, आपको यहाँ पे आई बटन में भी एक लिंक मिल जाएगी। हार्वेस्टिंग इज द क्रॉप is an import harvesting of crop is an important task. The cutting of crop after is mature is called harvesting. जब क्रॉप पूरा प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर उसके बाद हम करते हैं हार्वेस्टिंग यानी कटिंग द क्रॉप। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, उसको बाहर खींच लेते हैं या तो उसको काट डालते हैं। It usually takes 3 to 4 months for cereal crop to mature. Normally हमें cereal पाक यानी इस तरह से अनाज गेहूं और वो सबको पकने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या तो हम हाथ से करते हैं सिकल के हिसाब से, या तो इस तरह से हार्वेस्टर मशीन होता है। In the harvested crop, grain seed is to be separated from the chaff is called threshing, जिसमें से इस तरह से देखो यहाँ पे क्या होता है, उसको एक बार हार्वेस्ट करने के बाद उसमें से हमने क्या किया, उसमें से हमने गेहूं और वो सब सीड्स हमने बाहर निकाल दिए। ओके, तो उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन मशीन क्या करता है, 3 चीजों के साथ में करता है, पहले काटता भी है, फिर अलग भी करता है और उसमें से कचरा भी निकाल देता है। Which is in fact combined harvester and thresher। जो कंबाइन मशीन है वो हार्वेस्टर और थ्रेसर का कंबाइन होता है, जो ग्रेन को काफ में से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको ग्रेन को काफ में से रिमूव करने की प्रोसेस विनोइंग बोलते हैं। याद करो मैंने बोला था कि आप लोग जैसे सिंक खाते हो तो सिंक के ऊपर के जो भी छोड़े होते हैं यानी जो भी इस तरह से फोतरे होते हैं उसको आप क्या करते हो, इस तरह से आप निकाल के फूंक मार देते हो, तो सिंक आपके हाथ में ही रहती है और वो सब ऊपर से निकल जाता है, उड़ जाता है। क्यों? तो सेम सिचुएशन में गेहूं का इस तरह से उछाड़ोगे तो गेहूं क्या करेगा, ऊपर जाके नीचे अपने वजन की वजह से खुद ब खुद गिर जाएगा और उसके आजू बाजू उसके जो भी छौतरे होंगे वो उड़ जाएंगे। ओके, डन। हाँ जी, ये हमारा फेवरेट सवाल आ गया। व्हेन यू ऐड वाटर टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड पुट अ ब्लू लिटमस पेपर इन इट, व्हाई डज इट टर्न रेड? सो एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड है, वो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और ये एरो थोड़ा ऊपर आना चाहिए था, मेरे से नीचे हो गया है, पर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऐड होता है और वो बन जाता है एसिडिक और वो बनाता है सल्फ्यूरस एसिड। ये जो है H2SO3 वो बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड, और ये सल्फ्यूरस एसिड वापस H2O से रिएक्ट करके बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। पर आपको 8th के बेस में आपको लिखना है सल्फ्यूरस एसिड। क्या लिखना है, सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है जो 10th के बेस पे सही है, पर आपको यहाँ पे लिखना है सल्फ्यूरस एसिड। It will change the blue litmus paper to red, but if litmus paper is red to begin with, the color does not change। यानी देख लो कि एसिड मैंने आपको समझाया था कि लिटमस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लू, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड होने लगे तो वो एसिड है। देख रहे हो, ये ब्लू कलर था जो चेंज होके रेड हो गया है। अगर रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहेगा तो वो भी एसिड है। यानी आपको सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर फाइनल प्रोडक्ट रेड कलर की मिलती है, विच मीन्स फाइनली वो क्या है, तो ऑटोमेटिकली वो एसिड है। सो रिएक्शन यहाँ पे इस तरह से होगा, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिक्स होकर सल्फर सल्फ्यूरस एसिड इस तरह से बनाएगा। तब जब वो एसिड है तो वो ऑटोमेटिकली एसिडिक नेचर की वजह से वो रेड कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है मैंने H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड। काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे ही हम मैग्नीशियम मटेरियल को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो पॉप साउंड यानी ये पूरा ब्लास्ट क्यों होता है इस तरह से। तो मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रोसेस करता है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद आ जाता है। अब हाइड्रोजन जो रिलीज होता है ये हाइड्रोजन फ्री हो गया यानी ये रिलीज होगा। अब मुझे चेक करना है कि हाइड्रोजन
तो हाइड्रोजन का नेचर ये है कि उसका केमिकल नेचर ये है, जैसे ही वो बर्निंग कैंडल के पास आता है वो ब्लास्ट होता है, बूम, इस तरह से पॉप साउंड आता है। So hydrogen gas is evolved from the test tube in this reaction. When we bring the candle near the mouth of the test tube, hydrogen gas burns explosively in the presence of air with the sound. Done. Why do the color and solution of copper sulfate change? Because the displacement reaction. ये रिएक्शन का एक नाम है जो मैं पूरा आपको समझाऊंगा। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तब इस तरह से कलर चेंज होता है। सबसे पहले कॉपर सल्फेट इस तरह से ब्लू कलर का होता है और आयरन नेल हमें लोखंड के लिए तो हमने देखी ही है। तो जैसे हमने आयरन नेल को अंदर डाला तो अंदर डालने की वजह से क्या होगा, कॉपर मेटल आयरन नेल के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे आयन इस तरह से यहाँ पे जाएगा और बन जाएगा फेरस सल्फेट। अब जब वो आयन सल्फेट बन गया वो ग्रीन कलर का, यानी यहाँ पे केमिकल प्रोसेस हुई तो कलर चेंज इस तरह से होता है। So as the reactivity of iron is more than copper, therefore iron displaces copper from its solution, forming iron sulfate and changing the color of solution from pale green to blue from with brownish red deposit over iron nail। यानी यहाँ पे ये बोला गया कि आयन जो है, आयन यानी Fe इज मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा एक्टिव है किससे, कॉपर से। तो वो क्या करेगा, कॉपर को लात मार के बाहर निकाल देगा और खुद घुस जाएगा। तो जैसे ही वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल दिया, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है, वो बनाता है ग्रीन कलर का। और थोड़ा सा जो कॉपर फ्री होता है वो आयरन नेल के ऊपर जाके बैठ जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्लेसमेंट। जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को लात मार के निकाल देता है और खुद घुस जाता है तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट। वाई आर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, मैंने आपको समझाया अभी अभी जूम मीटिंग में कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी सिस्टम पूरी स्ट्रांग बनाने के लिए हमें वैक्सीन देना पड़ता है। तो शॉर्ट में बोले, सो वैक्सीन वर्क्स बाय ट्रिगरिंग इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेस। जैसे अभी अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कोविड-19 के वैक्सीन, तो वो वैक्सीन क्या करेगा, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देगा कि अंदर आ रहा कोरोना वायरस को साले हम ऐसे ही खत्म कर सकते हैं। गुस्सा आ रहा है कोरोना पे मुझे, क्योंकि मैं अपने बच्चों से नहीं मिल सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, जल्दी को हमारी वैक्सीन मिल जाएगी और फिर हम साथ में हो जाएंगे वापस। So immunization is a simple and effective way of protecting children from serious diseases। उसका immune बढ़ाना है। It is not only helps the protect individual, it also protects a broader community by minimizing the spread of the disease। हमें पता है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, ये सब क्यों है, ताकि we can minimize the spread of the disease। तो वैक्सीन कर देते हैं तो वैक्सीन की वजह से ऑटोमेटिक डिसीज कम होगा तो स्प्रेड भी कम होगा। If a vaccinated person come in the contact with the disease, their immune system is able to respond more effectively, preventing this disease from developing or getting reducing of severity। यानी जब इस तरह से वैक्सीनेटेड पीपल अगर कोरोना के संक्रमण में आ गया या किसी भी तरह के रोग के संक्रमण में आ गया तो वो इतना तो स्ट्रांग होता है कि उसको इजीली खत्म कर सके, मार सके। सो व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट इन्वेटर। हाँ, जब इस तरह से माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आती है तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम इस तरह से एबल हो जाती है, एंटीबॉडीज क्रिएट करती है कि साले को मार के भगाओ। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन। और वो दूसरी बार आएगा, जितनी बार आओगे बेटा उतनी बार मार के भगाएगा। ये है हमारे एंटीबॉडीज का फॉर्मूला। एक बार आओगे तो एक बार मारेंगे, 5 बार आओगे तो पांचों बार मार खा के वापस जाओगे, पर हमको डिसीज नहीं दे पाओगे बिकॉज अवर इम्यूनिटी सिस्टम इज मच स्ट्रॉन्गर। तो वो स्ट्रॉन्गर क्यों बनी है, बिकॉज वी हैड बीन वैक्सीनेटेड व्हेन वी वर चाइल्ड। So exactly, when any child or infant born, we must need to give them vaccines so that they can fight this kind of microbes easily। So if dead or weakened microbes are introduced to a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies। इजी बात है कि हम इस तरह से विकंड माइक्रोब्स, यानी हम जब वैक्सीन करते हैं तो वैक्सीन में हम यही करते हैं कि इस तरह से विकंड यानी इस तरह से एकदम बोगस टाइप के माइक्रोब्स को एंटर करते हैं ताकि बॉडी को वो डैमेज तो ना कर सके, पर बॉडी के एंटीबॉडीज उसको याद रख ले। So the antibody remain in the body, we are protected from the disease causing microbes। So इस तरह से वैक्सीन वर्क करती है। So मेन क्वेश्चन है वाई आर, आपको ये सब नहीं लिखना है कि वैक्सीन किस तरह से वर्क करती है,
हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि अगर वैक्सीनेटेड पर्सन होता है, वो क्या करेगा, अच्छे से एंटीबॉडीज को कवर करके वहां तक फाइट कर पाएगा। ओके, डन। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो, वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन वन प्लेस। आजकल के समाचार में आ रहे हैं, कुंडों में पानी ना पड़ने दे, कूलर में पानी ना पड़ने दे, कहीं पे पानी भरा हुआ है तो उसको खाली कर दो, सरकार को, म्यूनिसिपालिटी को कंप्लेन कर दो, ये सब चीज आ रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पानी होता है वहां पे मच्छर होता है। तो मच्छर आएगा कैसे? बच्चों से। बच्चे कहाँ से आएंगे? अंडों में से। तो मच्छर अंडा कहाँ पे रखेगा? मच्छर अंडा रखेगा पानी में। पर उसको जब पानी ही नहीं मिलेगा तो वो मच्छर अंडा ही नहीं रख पाएगा ना। सिंपल सी चीज है। तो हम कुछ नहीं करते, पानी नहीं भरने देते आजू बाजू, ताकि वो अंडा रखे और वो मच्छर वहां पे पले बले। ठीक है। So because sometimes when water is collected in one place, the water can produce mosquitoes, or you can say give birth to dangerous mosquitoes in which they can affect our health, like malaria। मलेरिया हुआ, मलेरिया हुआ। तो ये मलेरिया जो होता है, मलेरिया के फीमेल एडिफिलिस मच्छर जो होते हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। जो डेंगू, वन प्रकार ऑफ डेंगू होते हैं इस तरह से व्हाइट डॉट्स वाले। तो ये मच्छर आए कहाँ से? अंडों में से। तो हम पानी ही नहीं स्टोर करें तो बच्चा जन्मेगा ही नहीं, तो डैमेज क्या करेगा? इसलिए हमको पानी को कलेक्ट नहीं करना है। चलते हैं आगे, चले ना? तो चलो। The drip irrigation method is a boon in area with water scarcity। यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो भी है वो वाटर स्कैरसिटी एरिया में एक वरदान है। सो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। आई बटन देख लो, पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हमें पता है किस तरह से टीम पे टीम पे टीम पे टीम पे पानी जब गिरता है ना, तो वो पानी बच जाता है, वेस्टेज नहीं होता है, ऐसा बह नहीं जाता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज अ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स, ट्रीज, and the system provides water to plants drop by drop is not wasted। और जब पानी वेस्ट नहीं होगा तो पानी बचेगा। और जहाँ पे पानी की अछत है वहां पे इस तरह से पानी बच जाता है, तो काफी अच्छा लगता है ना। समझ रहे हो? सो इट इज अ boon इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी पुअर है, जहाँ पर पानी की अछत रहती है, वहां पे इस तरह से इरिगेशन करने की वजह से थोड़ा सा पानी बच जाता है। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेट करके आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैन वी स्टार्ट? ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। काफी सही और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मेक अ नोट ऑफ व्हाट मेथड्स हैव बीन यूज्ड टू स्टोर फूड इन योर होम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर, टपरवेयर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बाजू में जो आंटी है ना, वो आंटी ने सब फूड को एयरटाइट कंटेनर डब्बे में पैक करके रखा है। काफी हरी हरी सब्जियां खा रही है आंटी। कीपिंग द फास्ट स्पॉइलिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। जो जल्दी से खराब होता है ऐसा फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। जैसे कि सुबह आपने देखो, सुबह मम्मी ने अच्छे से सब्जी बनाई थी, आपने थोड़ी की, फिर आपको पता चल गया कि शाम शाम को लौकी की सब्जी बनने वाली है, तो आप सुबह की सब्जी क्या करोगे, शाम को भी खा सकते हो, तो आपको उसको रखना पड़ता है फ्रीज में, वरना शाम तक वो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बाय नॉट लेटिंग वाटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द फूड, ऑब्वियसली अगर वो भीग गया तो फंगस करेगा, तो उसको भीगने देना नहीं है, उसको रेनकोट के अंदर रख दो। कीपिंग फूड इन अ ड्राई एंड डस्ट फ्री एरिया, काफ़ी ऐसा चोखे एरिया में रख दो। डस्टी फूड हमें खाना नहीं है। बाय नॉट टचिंग इट विद बेयर हैंड्स, उसके अंदर हाथ नहीं डालना होता है। जैसे कि आपको पता है कि शीतला सातम होती है ना, तब हमारे गुजरात में क्या होता है कि ठंडा फूड खाते हैं। तो जब आगे छठ के दिन जब वो फूड कुक करते हैं ना, तब मम्मी हमें ऐसा बोलती रहती है कि भाई डायरेक्ट मत खाना, डायरेक्ट मत खाना, डायरेक्ट हाथ मत डालो, क्योंकि जब आप हाथ डालते हो तो आपके हाथ के वायरस और बैक्टीरिया उस फूड को खराब करता है। तो इसलिए आपको जो भी फूड लॉन्ग टाइम के लिए रखना है उसमें कभी भी हाथ डालना नहीं है, चम्मच का इस्तेमाल करो। ओके।
फूड कैन बी पैक्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल, गरम गरम फूड भी रखना है, अगर आपको फूड को सेफ रखना है एल्यूमिनियम फॉइल, हाँ एल्यूमिनियम फॉइल फूड को गर्म नहीं रखता है बट एटलीस्ट वायरस बैक्टीरिया थोड़े से दूर रहेंगे। फूड कैन बी कवर्ड विद प्लास्टिक रैप्स एंड कैन बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, उसको हम प्लास्टिक में भी रख सकते हैं अगर जगह नहीं है, बट अभी सरकार ने बैन कर दिया है प्लास्टिक में, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम निकाल देते हैं तो अच्छा है। ओके, तो प्लास्टिक में हमें नहीं रखना है, हाँ प्लास्टिक में रख सकते हो पर अभी बैन प्लास्टिक है, हमें नेचर को भी बचाना है ना। फूड कैन बी केप्ट इन प्लेस वेयर देयर इज नो डस्ट एंड प्लेस इज क्लीन, ऑब्वियसली ऐसे चौके चौके एरिया में रखने हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, how will you determine the harmful microorganism is produced in a bread or fruit? तो यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है इस तरह से सफेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते दाग अच्छे हैं क्योंकि ये वाले दाग बुरे हैं। सो सबसे पहला है कि वी कैन स्मेल इट, सो हमें पता चल जाएगा कि अगर फूड खराब है तो वो ऑटोमेटिक स्मेल बदल देता है। हमारी मम्मी कोई भी फूड को खाने से पहले एक बार स्मेल कर देती है अच्छा है या बुरा है, और स्मेल से ही पता चल जाता है कि फूड अच्छा है, हाँ जी हेल्दी है, नहीं तो फेंक दो यार। वी कैन सी इट्स कलर, हम इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। इन ब्रेड इट मे गेट डार्क स्पॉट्स, इन फ्रूट्स द कलर में चेंज, हमें पता है कि जैसे एप्पल की बात करें, एप्पल एकदम फ्रेश होता है तब वो पूरा रेडिश हो जाता है, पर जैसे जैसे टाइम जाता है वो थोड़ा सा येलोइश टोन लेता है, समझ रहे हो। ब्रेड में इस तरह से डार्क स्पॉट दिखते हैं। ब्रेड इज मेड फ्रॉम सीरियल ग्रेन्स ग्राउंड इनटू फ्लोर, सो यहाँ पे ये क्या होता है कि एक्चुअली ब्रेड को क्यों हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहले कि ब्रेड को सॉफ्टर करने के लिए उसके अंदर डालते हैं ईस्ट, एंड यीस्ट इज वन काइंड ऑफ फंगस, यीस्ट क्या होता है फंगस, और फंगस की वजह से क्या होता है ये प्रॉपरली प्रॉपरली मेड होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, डन। और वो पूरा प्रोसेस करने के बाद हमें ये सब अभी नहीं लिखना है। ओके, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद इतनी बात समझ लो कि हम कलर और स्मेल दोनों को चेक करके लिख सकते हैं कि भाई वो जो भी ब्रेड है वो ऐसा स्पॉइल हो गई है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, डन, पक्का। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, आपको सॉल्यूशन को अच्छे से अपने हिसाब से लिख के आज पीडीएफ निधि दीदी को सेंड कर देनी है ताकि हम लोग एक बार चेक कर ले। डन है ना बेटा, डन। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।